ये कहानी यूक्रेन के एक गांव से शुरू होती है जहां एक छोटा सा घर होता है। इस घर में निकोला अपनी बीवी नास्तिया के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। नास्तिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी। वो लकड़ी को तराश कर मुख्तलिफ किस्म के मुजस्समे बनाती थी। निकोला एक उस्ताद था और करीब ही के एक स्कूल में बच्चों को रियाजी पढ़ाता था। वो एक बहुत अच्छा टीचर था और क्लास के तमाम बच्चे उससे खुश थे, सिवाय एक के जिसका नाम एविन था। एविन एक इंतहाई बदतमीज लड़का था। वो रोज क्लास में निकोला को तंग करता रहता था। एविन एक अमीर बाप का बेटा था, जबकि निकोला एक गरीब इंसान था। इसीलिए एविन निकोला के कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता था। वो चाहता था कि निकोला उससे तंग आकर उस पर हाथ उठाए ताकि वो कंप्लेंट देकर निकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन निकोला एक बहुत ही पुरसुकून इंसान था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में मगन रहता था। निकोला के घर में टीवी वगैरह मौजूद नहीं था। एक दिन जब निकोला स्कूल में था तो उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। शाम को जब निकोला घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर वो बेहद खुश हुआ क्योंकि वो बाप बनने वाला था। अगले दिन निकोला अपनी बीवी को बाय बोलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए साइकिल पर स्कूल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने दो सिपाहियों को देखा जो सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने एक अलग सी वर्दी पहने हुए थी। वो वर्दी यूक्रेनी फौजियों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, जिसे देखकर निकोला को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद हुकूमत ने फौजियों की वर्दी तब्दील कर दी हो, इसलिए उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और सीधा स्कूल पहुंच गया। जब वो स्कूल में दाखिल हुआ तो पूरा स्कूल सुनसान था, कोई बच्चा वहाँ मौजूद नहीं था। उसी वक्त उसने टीवी पर न्यूज सुनी जिसमें बताया जा रहा था कि रूसी फौजी यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं ताकि मुल्क पर कब्जा कर सके। तब उसे समझ आया कि रास्ते में जो फौजी उसने देखे थे वो दरअसल रूसी थे। ये सोचते ही उसके दिल में अपनी बीवी के लिए फिक्र पैदा हुई क्योंकि वो घर पर अकेली थी। निकोला फौरन साइकिल पर सवार हुआ और जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ उसने देखा कि दो फौजी उसकी बीवी को मार रहे थे। निकोला ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन फौजियों ने उसे भी शदीद जख्मी कर दिया। निकोला ने बार बार मिन्नत की कि वो उसकी बीवी को ना मारे, मगर फौजियों ने उसकी एक ना सुनी और दोनों पर जुल्म जारी रखा। कुछ देर बाद एक रूसी फौजी ने घर की तलाशी ली। जब उसे कोई कीमती चीज नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर घर को आग लगा दी और वहाँ से जाने लगा। अपना घर जलता देखकर नास्तिया को शदीद गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाया और फौजियों की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन एक रूसी फौजी ने फौरन गोली चला दी और नास्तिया मौके पर ही मर गई। निकोला अपनी बीवी को जख्मी हालत में देखकर वो दौड़कर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और बेकाबू होकर रोने लगा। कुछ घंटे गुजरने के बाद दो यूक्रेनी फौजी निकोला के पास पहुंचते हैं। वो निकोला की बीवी को मुर्दा देखकर अफसोस का इजहार करते हैं और निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देते हैं। फिर वो दोनों नास्तिया के लिए कब्र खोदते हैं और निकोला से कहते हैं कि वो यहाँ अपनी बीवी को दफन कर दे। बीवी की मौत के बाद निकोला मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। रूसी फौजियों ने न सिर्फ उसकी बीवी को बल्कि होने वाले बच्चे को मार दिया था। निकोला के दिल में बदले की आग भड़क रही थी और उसका मकसद वो रूसी फौजी मारना था जिसने उसकी बीवी को गोली मारी थी। बदला लेने का वाहिद रास्ता ये था कि वो यूक्रेनी फौज में शामिल हो जाए। रवाना होने से पहले निकोला अपनी बीवी के हाथ से बनाया हुआ एक छोटा सा मुजस्समा अपने पास रख लेता है ताकि उसके पास एक निशानी रहे। जब वो मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहां मौजूद एक सीनियर अफसर निकोला को देखकर उन दोनों फौजियों पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं निकोला जासूस ना हो। इसके बाद निकोला खुद अपनी पूरी दास्तान सुनाता है कि किस तरह रूसी फौजियों ने उसकी बीवी को बेरहमी से कत्ल किया, उसके घर को आग लगा दी और उसकी जिंदगी की हर खुशी छीन ली। निकोला सीनियर अफसर को यकीन दिलाता है कि उसका वाहिद मकसद अपने मुल्क का दिफा करना और रूसी फौजियों से बदला लेना है। वो निकोला को यूक्रेनी फौज में शामिल करने की इजाजत दे देता है और अगले ही दिन से निकोला की सख्त ट्रेनिंग का आगाज हो जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी रियाजी पढ़ाने में गुजारी थी और असलहा या बंदूकों का उसे कोई खास तजुर्बा नहीं था। जब दूसरे सिपाही आसानी से बंदूकें इस्तेमाल कर रहे होते तो निकोला उनके मुकाबले में काफी पीछे रह जाता और अक्सर सबसे आखिर में अपनी बंदूक मुकम्मल करता। लेकिन निकोला ने हिम्मत नहीं हारी और खामोशी से अपनी ट्रेनिंग पर पूरी तवज्जो देता रहा। रात के पुरसुकून लम्हात में जब बाकी तमाम सिपाही गहरी नींद में होते, निकोला तब भी प्रैक्टिस में मसरूफ रहता। फिर एक दिन सीनियर ने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके बताया कि यूनिट में स्नाइपर्स की शदीद कमी है। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए सवाल किया कि कौन कौन स्नाइपर बनने का हौसला रखता है। चंद सिपाही आगे बढ़े और उनमें
मिकोला भी शामिल था, क्योंकि दिल ही दिल में वो पहले ही खुद को तैयार कर चुका था। मिकोला को देखकर सब सिपाही हंसने लगते हैं। सीनियर मिकोला से कहता है कि तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो बंदूक को सही तरह असेंबल और डिसअसेंबल भी नहीं कर पाते, स्नाइपर बनना तो बहुत दूर की बात है। इस पर मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए। ये सब सुनकर सीनियर मिकोला को एक बंदूक थमाता है और कहता है कि उसे ये सिर्फ 20 सेकंड में असेंबल करके दिखानी होगी। खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और बगैर किसी हिचकिचाहट के बंदूक खोलकर दोबारा जोड़ देता है। वो ये सिर्फ 18 सेकंड में मुकम्मल कर लेता है। मिकोला की तेजी और महारत देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं। जो सिपाही कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। सीनियर भी मिकोला की सलाहियत से मुतासिर हो जाता है और फिर उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के आगाज में मिकोला को एक पुराने मॉडल की बंदूक दी जाती है, जबकि बाकी सिपाहियों को जदीद हथियार फराहम किए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको समझाता है कि एक सच्चा स्नाइपर किसी भी खतरनाक सूरत हाल में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता और मुकम्मल तवज्जो के साथ अपने निशाने पर नजरें जमाए रखता है। इस एक्सरसाइज के लिए सीनियर जानबूझकर सिपाहियों के करीब गोलियां चलाता है और जो भी अपनी जगह से जरा सा भी हिलता है उसे फौरन ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। जब मिकोला की बारी आती है तो वो सुकून के साथ अपनी जगह कायम रखता है और निशाने से नजरें नहीं हटाता। इस तरह वो ये कड़ा इम्तिहान भी पास कर लेता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को उनका टारगेट सिर्फ एक लम्हे के लिए दिखाया जाता है। उसके बाद फौरन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और अंदाजे की बुनियाद पर फायर करना होता है। चंद सिपाही ये इम्तिहान कामयाबी से पार कर लेते हैं, लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो उसका निशाना मामूली सा चूक जाता है और वो इसमें नाकाम हो जाता है। उसकी एक बड़ी वजह वो पुरानी बंदूक थी जो उसे दी गई थी, जिससे बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगाना आसान नहीं था। वहाँ मौजूद अक्सर लोग जानते थे कि अगर निकोला के पास जदीद हथियार होता तो वो ये टेस्ट बआसानी पास कर लेता। उसके बाद आने वाली ट्रेनिंग पहले से भी ज्यादा सख्त साबित होती है। इस बार स्नाइपर्स को रात की रोशनी में टारगेट को निशाना बनाना था। सब सिपाहियों ने फायर किया, मगर कोई भी गोली टारगेट तक ना पहुंच सकी सिवाय निकोला के। निकोला जान चुका था कि फ्लेयर की रोशनी में सीधा निशाना लेना मुमकिन नहीं। उसने फ्लेयर की रोशनी में टारगेट का अंदाजा लगाया, फासले को परखा और अपनी रियाजी की महारत को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा शॉट लगाया जो बिल्कुल दुरुस्त था। ये मंजर देखकर सीनियर और बाकी तमाम सिपाही दंग रह गए। ये वो टास्क था जो आज तक कोई मुकम्मल ना कर सका था, मगर निकोला ने इसे मुमकिन कर दिखाया। निकोला की इस गैर मामूली सलाहियत से मुतासिर होकर सीनियर ने बिलाखिर उसे उसका पसंदीदा कोड नेम दे दिया, रेविल। यूं ही दिन गुजरते रहे। आखिरकार वो लम्हा भी आ पहुंचा जब ट्रेनिंग के नताइज का ऐलान होना था। कर्नल ने निकोला को बाकायदा सलूट किया और बताया कि उसने तमाम टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। चंद दिन बाद कर्नल निकोला को हुक्म देता है कि वो अपना सामान तैयार कर ले, क्योंकि उन्हें एक अहम मिशन पर रवाना होना है। इत्तला मिली थी कि कुछ रूसी फौजियों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा जमा लिया था और यहीं से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो जाती है। कुछ ही देर में निकोला अपनी टीम के साथ मतलूबा इलाके में पहुंच जाता है और सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। वो अभी रूसी फौजियों को निशाना बनाने ही वाले होते हैं कि दूर से एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ आती दिखाई देती है। इस सूरत हाल को देखते हुए कर्नल फौरन फायर रोकने का हुक्म देता है। रूसी फौजी गाड़ी को रोक लेते हैं, मुसाफिरों के पासपोर्ट्स चेक करते हैं, मगर उनके पासपोर्ट्स अपने पास रख लेते हैं। जब लोग एहतजाज करते हुए पासपोर्ट वापस मांगते हैं तो रूसी फौजी उन पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। ये मंजर देखते ही कर्नल फायर का हुक्म दे देता है और एक ही लम्हे में सब अपने अपने टारगेट्स को खत्म कर देते हैं। इस तरह उनका पहला मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है। मिशन के बाद जब सब लोग बेस वापस पहुंचते हैं तो निकोला महसूस करता है कि उसके कुछ साथी वहां मौजूद नहीं हैं। पूछने पर उसे बताया जाता है कि उन्हें एक और खुफिया मिशन पर भेज दिया गया है। अगले दिन निकोला को एक अफसोसनाक खबर मिलती है कि उस मिशन के दौरान उसके कई साथी मारे गए हैं। बताया जाता है कि ये सब एक रूसी स्नाइपर के हाथों मारे गए, जिसका नाम सेरी था, एक ऐसा शूटर जिसे रूस का सबसे खतरनाक और माहिर स्नाइपर समझा जाता था। कर्नल अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसके घर में 3 अफराद हैं। उसकी दोनों बेटियां इस हकीकत से बेखबर हैं कि उनका बाप एक फौजी है। उसने बच्चों को यही बताया हुआ है कि वो कारोबार करता है और उसकी बीवी ने भी कभी बच्चों को ये राज नहीं बताया कि उनका वालिद एक सिपाही है। अगली सुबह सब अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इत्तला मिली थी कि रूसी फौजियों का एक ग्रोह इस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और निकोला तेजी से मुकर्ररा मकाम पर पहुंचे और अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कुछ ही देर बाद 2 रूसी फौजी नजर आए जो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। निकोला ने गौर किया कि उनमें से एक
एक वही सिपाही था जिसने उसकी बीवी को गोली मारी थी और वो बिल्कुल निकोला के निशाने पर था। निकोला ने फायर करने की इजाजत मांगी लेकिन कर्नल ने उसे रोक दिया। अब निकोला गुस्से से भर गया क्योंकि सामने खड़ा सिपाही उसकी बीवी का कातिल था और वो फौज में शामिल हुआ था ताकि बदला ले सके। उसने दोबारा फायर करने की इजाजत मांगी मगर कर्नल ने एक बार फिर इनकार कर दिया। मगर आखिरकार निकोला अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और उसने गोली चला दी। गोली लगते ही रूसी फौजी मौके पर ही मारा गया। लेकिन सबसे खतरनाक नतीजा ये निकला कि बाकी रूसी फौजियों को निकोला और कर्नल की लोकेशन का इल्म हो गया। कर्नल गुस्से से निकोला की तरफ देखते हुए बोला, ये तुमने क्या कर दिया? कर्नल समझ चुका था कि सिरी करीब ही कहीं छुपा बैठा है, इसीलिए वो फौरन उसकी पोजीशन का सुराग लगाने की कोशिश करने लगा। मगर इससे पहले कि कर्नल सिरी को तलाश कर पाता, सिरी ने लम्हों में फैसला कुन वार किया। एक दुरुस्त हेडशॉट ने कर्नल की जान ले ली। ये मंजर देखकर निकोला पर सख्ता तारी हो गया। अब उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती सरजद हो चुकी थी। उसकी एक जल्दबाजी ने कर्नल की जान ले ली थी। दूसरी तरफ रूसी फौजियों ने निकोला की पोजीशन पर शदीद फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। हालात को काबू से बाहर होता देखकर निकोला ने पीछे होने का फैसला किया। उसने कर्नल की लाश को संभाला, अपनी जगह छोड़कर खामोशी से पीछे हटने लगा और बड़ी मुश्किल से दुश्मन के इलाके से निकलकर वापस अपने बेस तक पहुंचने में कामयाब हो गया। कर्नल की शहादत का गम निकोला के दिल पर बोझ बन चुका था और वो खुद को इस सानहे का जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसी लम्हे उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो सिरी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और कर्नल की मौत का बदला हर सूरत लेकर रहेगा। इसी दौरान निकोला को आर्मी के एक मेजर की कॉल मौसूल होती है। मेजर उसे बताता है कि उन्होंने उस स्नाइपर का सुराग लगा लिया है जिसने कर्नल को शहीद किया था। कुछ अरसे बाद निकोला वापस मरकजी बेस पहुंचता है जहां मेजर तमाम एहलकारों को इस खतरनाक स्नाइपर के बारे में ब्रीफिंग देता है। मेजर बताता है कि स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रूस का सबसे माहिर निशानेबाज माना जाता है जिसका निशाना आज तक कभी खता नहीं हुआ। मेजर मजीद वजाहत करता है कि सिरी अब तक यूक्रेन के 6 इंतहाई तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स को हलाक कर चुका है, इसीलिए उसे किसी सूरत कमजोर नहीं समझा जा सकता। अब सबने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि सैरी की लोकेशन पर 2 टीमों में तकसीम होकर हमला किया जाए। मंसूबे के मुताबिक पहली टीम सामने से रूसी फौजियों पर हमला करेगी और जब वो इसमें उलझ जाएंगे तो दूसरी टीम पीछे से उन पर वार करेगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए निकोला इमारत के अंदर दाखिल होगा और सैरी को खत्म करेगा। मंसूबाबंदी मुकम्मल होने के बाद सब टीमें अपनी अपनी पोजीशन पर रवाना हो गई। वहां पहुंचकर तमाम स्नाइपर्स ने खामोशी से अपनी जगह संभाली और निशाना लगाया। निकोला ने फौरन उन्हें हलाक किया और आगे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ सैरी ने महसूस किया कि उसका कोई साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो इमारत की छत पर चढ़ गया ताकि हालात का जायजा ले। तो उसने देखा कि वो स्नाइपर मारा जा चुका है। उसने फौरन अपने बेस से बैकअप के लिए राब्ता किया मगर जवाब मिला कि मदद को पहुंचने में अभी कम से कम 10 मिनट लगेंगे। ये सुनकर सैरी तेजी से वापस अपनी असल पोजीशन की तरफ लौटा और इर्द गिर्द यूक्रेनी फौजियों को तलाश करने लगा कि अचानक निकोला ने उस पर हमला कर दिया। निकोला ने लगातार चाकू के वार किए और बिल आखिर सैरी को वहीं खत्म कर दिया। इसी हाथापाई के दौरान इमारत में मौजूद एक और रूसी स्नाइपर होशियार हो गया, मगर उससे पहले कि वो कोई कदम उठाता निकोला ने उसकी तरफ एक ग्रेनेड उछाल दिया। जोरदार धमाके में वो आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। कुछ देर बाद सैरी की तलब की हुई बैकअप टीम भी इमारत के करीब पहुंच गई, मगर उन्हें ये खबर नहीं थी कि सैरी मारा जा चुका है। तुम सब के सब मारे जाओगे, ये कहते ही निकोला ने ड्राइवर को गोली मार दी और यूं दुश्मन की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई और वो घबराकर ट्रक से बाहर कूदने लगे। मगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूक्रेनी स्नाइपर्स पहले ही चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं। इसी लम्हे यूक्रेनी फोर्सेस ने भरपूर फायरिंग शुरू कर दी और एक एक करके तमाम रूसी फौजी मारे गए। इस मिशन के चंद दिन बाद निकोला अपनी बीवी की कब्र पर पहुंचता है। वो जानता था कि उसने उससे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। जिन लोगों ने उसकी बीवी और कर्नल की जान ली थी वो सब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। ये कहकर वो वहां से पलट जाता है और इसी के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।